संस्कृत, संस्कृति और विज्ञान का समागम, यह संस्कृतायनम। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के वक्ता और मेरे परम गुरु डॉक्टर लालाशंकर गयावल सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। डॉक्टर लालाशंकर गयावल सर सह आचार्य, संस्कृत विभागाध्यक्ष, रामेश्वरी देवी राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय भरतपुर में कार्यरत हैं। आपका अध्यापन एवं अनुसंधान का 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। आपकी एक पुस्तक प्रकाशित है जिस पुस्तक का शीर्षक है स्वातंत्र्योत्तर संस्कृत शोध पत्रकारिता। आपके लगभग 60 शोध पत्र प्रकाशित हैं और 30 से भी अधिक आलेख प्रकाशित हैं। 20 शोधार्थियों ने आपके मार्गदर्शन में शोध की उपाधि प्राप्त की है और 4 सेमिनार्स आपके द्वारा आयोजित की गई हैं। और आपका जो संपूर्ण जो व्यक्तित्व और जो अनुभव है, वह अनुभव आपने अपने विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार से साझा किया कि हम देखते हैं कि न केवल राजस्थान में अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में हम जैसे कार्य करने वाले संस्कृत के जो शिक्षक हैं, वो आपके माध्यम से, आपके अनुभवों के माध्यम से, आपके शिक्षण के माध्यम से उस स्थान को प्राप्त कर पाए हैं। तो मैं और हम जैसे समस्त शिष्य, समस्त विद्यार्थी जो कि शिक्षक के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, वे आपसे प्रेरित भी होते हैं और साथ ही आपके द्वारा सुझाए गए जो मार्ग है, उन मार्ग पर चलना भी सीखते हैं। मुझे याद है सर, एक महेश जी थे और महेश जी के पीएचडी के इंटरव्यू में सबसे पहली बार मैं आपसे मिला था जब राजस्थान विश्वविद्यालय में आपसे मुलाकात हुई थी। और उसके पश्चात हम लगातार मिलते रहे और आपसे बहुत कुछ संस्कृत भाषा के अंतर्गत और संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत और संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत सीखने का अनुभव मिला। आपके साक्षात्कार के अनुभव भी साझा किए गए और आज एक बार फिर हम एक साथ उपस्थित हैं कुछ ऐसी बातों को लेकर जो कि संस्कृत पत्रकारिता जगत से जुड़ी हुई हैं। सर, निश्चित रूप से संस्कृत पत्रकारिता का बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन वर्तमान में कुछ समस्याएं भी हैं जिन समस्याओं से निकलना बहुत आवश्यक है उस पत्रकारिता को। तो आज का व्याख्यान निश्चित रूप से उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताने के साथ साथ मेरा मानना है कि भावी जो हम सभी लोग हैं, संस्कृत को जानने वाले हैं, समझने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, संस्कृत के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वे उस पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ नया आपके माध्यम से प्रेरणास्पद कार्यों को प्रारंभ कर सकें। तो आज का यह कार्यक्रम इसी उद्देश्य को लेकर के बनाया गया है और मेरा जो भी दर्शक यहाँ पर जुड़ रहे हैं उन सबसे निवेदन रहेगा कि आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें वे प्रश्न अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते हैं और हम प्रयास करेंगे कि सर से व्याख्यान के पश्चात उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। आज बड़ा अच्छा सौभाग्य मिला और जी बिल्कुल सर। एक शिक्षक को इस बात पर गर्व होती है कि जब उसका विद्यार्थी उससे कुछ अच्छा करता है तो बहुत आत्मिक संतुष्टि मिलती है। और ये पिछले कई वर्षों से देख करके मैं बहुत ही आह्लाद अनुभव करता हूँ कि हमारे प्रिय आशुतोष पारिक जी सपरिवार संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन, उसके प्रचार प्रसार में सतत अनवरत लगे हुए। और उसी श्रृंखला में आज एक संवाद के रूप में हमें इन्होंने कहा कि सर आप संस्कृत पत्रकारिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपना कुछ संवाद रखें। तो चूंकि पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में जब अपने एमफिल का विद्यार्थी था 1995 में, तब से संस्कृत पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे याद है कि एमफिल के अनुसंधान के क्रम में हमें कारक पे हुए शोध कार्यों के सर्वेक्षण के लिए एक सर्वेक्षण तैयार करना था और उसके लिए बहुत किताबों का अध्ययन किया, बहुत पत्र पत्रिकाओं का जब अवलोकन करने लगा तो मन में एक टीस सी कचोटी कि संस्कृत की पत्रकारिता इतनी विशाल, इतनी समृद्ध होने के बाद भी उसकी कोई व्यवस्थित रूपरेखा क्यों नहीं है। और तब से सच बताऊं तो मेरे मन में जो कचोट था मैं उसमें जुड़ा और हमारे आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर सत्यपाल नारंग जी से उनके निर्देशन में कार्य करते हुए तमाम पुस्तकालयों का अटेंड किया,
दिल्ली का कोई पुस्तकालय ऐसा नहीं है जिसका मैंने भ्रमण नहीं किया। सेंट्रल लाइब्रेरी कलकत्ता, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, डेक्कन कॉलेज पुणे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, तमाम विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों का अध्ययन करते हुए वहां पर संस्कृत पत्रकारिता से संबंधित जो सामग्री था उसका अध्ययन करना, उसको संकलन करना, उसको एकत्र करना, और जो मुझे अनुभव हुआ, जो मुझे पीड़ा हुई, अब जो मुझे कष्ट हुआ, मैं चाहता था कि आने वाले विद्यार्थियों को इस तरह का न हो। तो मैंने एक बीड़ा उठाया कि संस्कृत की जो शोध पत्रकारिता है उसमें जो प्रकाशित शोध आलेख हैं उसका क्यों ना एक डाटाबेस बनाया जाए, और एक एक विषय पर कितने विद्वानों ने लेख लिखे हैं, और जो हमारे लिए मार्गदर्शक है, हमारे विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक है कि उसके माध्यम से हम अध्ययन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इस बात पर भी मैं चर्चा करूंगा क्योंकि ये एक शुरुआत हो गई, भूमिका हो गई। चलिए सीधा विषय पर आते हैं, संस्कृत पत्रकारिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम बात करें पत्रकारिता की, हम बात करेंगे वैदिक काल से, हम बात करेंगे आधुनिक संस्कृत साहित्य से, हम बात करेंगे समकालीन स्थितियों से। तो एक बार जो आज के परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता की जो श्रृंखला है उसके बारे में हम देखेंगे कि वर्तमान संस्कृत पत्रकारिता से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम कह सकते हैं वैद्युत आणविक पत्रकारिता। इसके दो रूप हम देखेंगे, एक श्रव्य पत्रकारिता जिसमें आकाशवाणी है, और दूसरा है दृश्य पत्रकारिता, दूरदर्शन है, और दूसरा प्रकार जो है वो है मुद्रण पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, जिसमें विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। वर्तमान में हम इन विधाओं पर भी बात करेंगे। पहली जो है श्रव्य पत्रकारिता जिसमें आकाशवाणी है, तो आकाशवाणी के अनेकानेक कार्यक्रमों में प्रातः 6:55 पर हम सब लोग सुनते थे, इयम आकाशवाणी ही सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः बलदेवानंद सागरः। हम सब परिचित हैं। इसकी शुरुआत 30 जून 1974 से हुई थी, और इसके साथ ही हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू के राष्ट्रीय समाचार प्रसारित होते थे। संस्कृत के समाचार के बाद इसमें विभिन्न प्रकार के वार्ताओं, नाटकों, संवादों, और हमने देखा उसमें कि मेघदूत की श्रृंखला, वृक्षकटिकम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, नाटक इत्यादि के बहुत सारी श्रृंखला, भगवत अज्जुकेम इत्यादि का प्रसारण उसमें हो रहा। दृश्य पत्रकारिता दूरदर्शन में भी, दूरदर्शन पर प्रातः 6:55 पर प्रसारित होने वाले वार्ता से है। इसका भी आरंभ 21 अगस्त 1994 को दोपहर 1:30 बजे से 10 मिनट के साप्ताहिक समाचार के रूप में हुआ था। प्रायः 8 वर्षों तक यह 5 मिनट का दैनिक समाचार प्रसारण रूप में होने लगा, और समय परिवर्तन के साथ अब यह प्रतिदिन प्रातः 6:55 पर जब दूरदर्शन का आरंभ होता है तो संस्कृत समाचार के द्वारा होता है। दूरदर्शन पर ही हमने अनेक संस्कृत रूपकों, वार्ताओं, नाटिकाओं, गीतियों, संस्कृत की अन्य प्रस्तुतियों के द्वारा पत्रकारिता की विधा को पुष्ट करता हुआ देखेंगे। इसकी भी हम विस्तार में आपसे और बात करेंगे। जहां तक मुद्रण पत्रकारिता की बात है तो पत्रकारिता की वास्तविकता वही है। संस्कृत पत्रकारिता की दृष्टि से यह एक व्यापक एवं विस्तृत विधा है जिसके अंतर्गत दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, चातुर्मासिक, षाण्मासिक और वार्षिक विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता रहा है। पत्रकारिता का उद्भव एवं विकास। उद्भव की बात करें तो हम चूंकि परंपरावादी हैं, हम सब चीज मानते हैं कि हमारा जो मूल है वो वेद से उद्भूत है। मानव जीवन की इस विलक्षण विधा की भी प्रथम उत्पत्ति वैदिक युग से मानी गई है। वैदिक कालीन समाज ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास इन 4 आश्रम व्यवस्थाओं में विभक्त था। वैदिक युग में उपदेश, प्रचार एवं संवाद के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान किया जाता था। एक श्लोक हम लोग याद करते हैं, अधीत बोधाचरण प्रचारणैः तसात् चतस्रः प्रणयनुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दशत्वम्। ब्रह्मचर्य आश्रम में अधीति रूप प्रचार के द्वारा, गृहस्थाश्रम में बोध रूप प्रचार के द्वारा, वानप्रस्थ आश्रम में आचरण रूप प्रचार करने के द्वारा और संन्यास आश्रम में प्रचारण रूप प्रचार के द्वारा सूचनाओं का, जनमानस की भावनाओं का बोध होता था। इस प्रकार वैदिक उपदेष्टा ऋषिगण अपने उपदेश वचनों द्वारा मानव संस्कृति का प्रचार करते थे।
इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक युग में प्रचलित प्रचार रूप कर्म में ही पत्रकारिता का बीज अंकुरित हुआ। इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया एवं प्रचार के द्वारा ही पत्रकारिता का मार्ग निर्दिष्ट हुआ। वैदिक वाङ्मय के पश्चात लौकिक साहित्य में पत्रकारिता के बीज प्राप्त होते हैं। हमने रामायण में सुमुख के द्वारा और महाभारत में संजय के दृष्टांत का वर्णन भी पत्रकारिता की श्रेणी में ले सकते हैं। लौकिक संस्कृत में कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र के पत्र मंत्रणा के संबंध में वर्णन मिलता है। श्रीमद् वररुचि की पत्र कौमुदी चिम्मन लाल द्वारा संपादित लेख पद्धति एवं बालकृष्ण त्रिपाठी द्वारा रचित प्रशस्ति काशिका आदि ग्रंथों में पत्र साहित्य की परंपरा का उल्लेख मिलता है। पत्रों में प्रयुक्त गद्य विधा का प्राचीन स्वरूप कालिदास के मालविकाग्नि मित्र नाटक में मिलता है, जहां सेनापति पुष्यमित्र अपने पुत्र को अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखते हैं। और उसका बड़ा अच्छा वहां प्रश्न है, उसका उल्लेख है, स्वस्ति यज्ञ शरणाथ सेनापति पुष्यमित्रो वैदिशस्यम पुत्रम आयुष्मंतम अग्निमित्रम स्नेहात् परिस्वज्य अनुदर्शयति। इस प्रकार के उल्लेख वहां हैं। मुद्रा राक्षस में भी नाटक में भद्र भटातियों द्वारा प्रमाण रूप में लिखा गया पत्र भी पत्र लेखन की प्राचीनता को सिद्ध करता है। वानभट्ट के हर्ष चरित्र में श्री हर्ष के अनुज कृष्ण के द्वारा वानभट्ट के लिए पत्र दिया गया, जिसमें मेखलक नामक दूत ने दूत परंपरा का निर्वाह किया। इस तरह वैदिक एवं लौकिक विविध युगों में पत्रकारिता तथा पत्रकार दोनों का उद्गम प्राप्त होता है। मानव की महत्वाकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं की वृद्धि के साथ साथ संसाधनों का उत्तरोत्तर विकास होता गया। प्राचीन युग में प्रचलित संदेश माध्यमों का स्वरूप अब लिखित रूप में उपलब्ध होने लगा। राजा महाराजा जन सामान्य के हित के लिए शिलालेखों स्तंभों पर संदेशों को उत्कीर्ण करवाने लगे। इस रूप में पत्रकारिता की विधा का आधुनिक समय में जो उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम मेसोपोटामिया प्रांत के राजा डेरियसेन ने अपने शिलालेखों को पर जन सूचनाओं को उत्कीर्ण करके उनका प्रचार प्रसार किया। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने सर्वजन कल्याण के लिए प्रशासकीय सुविधाओं के लिए गुफा भित्तियों, शिलालेखों, स्तंभों पर लिखित सूचनाएं देना आरंभ किया। और उनकी जो भाषा वो प्राकृत होती थी, जो सर्वजन लोगों के लिए सामान्य होती थी। अथायम धम्म लिपि लिखा पिता हैवम अनुपति पजंतु चिलम स्थितिका जो होतु जी। ये उत्कीर्ण लेख पत्रकारिता की प्राचीनता के ही बोधक हैं। सम्राट अशोक ने शिलालेखों का निर्माण लोक हिताय ही किया है। रुद्रदामन 150 ईस्वी के प्रस्तराभिलेख में भी पत्रिकाओं के प्रथम स्वरूप को प्रकट करते हैं। मुगलकालीन साम्राज्य में ताम्रपत्रों, ताड़पत्रों, वस्त्रों पर भी सूचनाएं लिखकर उनका आदान प्रदान किया जाता था। राजा द्वारा प्रशिक्षित कबूतरों और गुप्तचरों के द्वारा भी गुप्त संदेश भिजवाए जाते थे। वर्तमान युग के पत्रकार गुप्तचरों के ही विकसित रूप हैं। भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ मुगलकालीन समाज से हुआ, किंतु अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद इसको दृढ़ता प्रदान की गई। और एक प्रकार से जो हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है वो अंग्रेजी साम्राज्य राज्य के बाद होता है। रोम देश के शासक जूलियस सीजर ने दैनिक जीवन की घटनाओं का संकलन कर एक्टा वार्वा नाम से दैनिक पत्र प्रकाशित किया। सन 1556 में वेनिस देश में प्रथम शासकीय समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य था तो आंग्ल शासकों ने अपनी सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए गजट नामक राजपत्र प्रकाशित किया। और सबसे पहले कलकत्ता में 1780 में बंगाल गजट ऑफ कलकत्ता जनरल एडवाइजर नामक राजपत्र प्रकाशित किया, जिसका कि संक्षिप्त नाम गजट था। भारत में पत्रकारिता के विकास में सन 1817 में बंगला में प्रकाशित दिग्दर्शन नामक देशी पत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी भाषा का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड 30 मई सन 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। और अभी 30 मई को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस ही मनाया गया।
इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल जी थे और ये असाधारण संपादकत्व के धनी थे। और समाचार पत्र के महत्व को प्रकट करने वाला एक श्लोक वहां पर उल्लिखित मिलता है, दिवाकांत कांतिम बिना ध्वांत तांतम नचाप्नो तद्वत् जगत्यत्यलोकः। उदंड मार्तंड नामक यह पत्र 11 दिसंबर सन 1827 से प्रकाशित होना बंद हो गया। उसके बाद ईसाई मिशनरियों ने बाइलिंगुअल संस्कृत हिंदी, संस्कृत गुजराती, संस्कृत मराठी इस प्रकार के या मिक्स पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा। संस्कृत पत्रकारिता का प्रारंभ हम माने तो 1 जून 1866 को बनारस से प्रकाशित काशी विद्या सुधा निधि, जिसका दूसरा नाम पंडित पत्रिका भी था, इससे मानते हैं। और 1 जून को हम सारे संस्कृतज्ञों ने भी संस्कृत पत्रकारिता दिवस को धूमधाम से मनाया था। यह काशी विद्या सुधा निधि पत्रिका के 2 संकलन प्राप्त हुए हैं। इसमें से प्रारंभ से लेकर के 1876 तक प्रकाशित जो प्रतियां थी उसे नूतन संचिकाएं कहते थे, वो प्राचीन संचिकाएं कहलाती थी। और 1888 से लेकर 1917 तक प्रकाशित जो प्रतियां थी वो नूतन संचिकाएं थी। यह पत्रिका 1917 से प्रकाशित होना बंद हो गया। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत पत्रकारिता का आरंभ 1 जून 1866 बनारस के संस्कृत महाविद्यालय से प्रकाशित काशी विद्या सुधा निधि, जिसका दूसरा नाम संस्कृत पत्रकारिता पत्रिका थी, उससे माना जाता है। अब यदि हम माने कि ये काशी विद्या सुधा निधि पहली पत्रिका थी, इसकी 2 संचिकाएं थी और ये 1917 तक बंद हो गई, हमें कैसे पता चलता है संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास? तो बड़े इस पे हम थोड़ा सा जरूर बात करेंगे कि डॉक्टर राम गोपाल जी की एक पुस्तक है संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास, जो 1960 में प्रकाशित हुआ है। और समय समय पर संस्कृत पत्रकारिता पर मेरे बहुत सारे आलेख प्रकाशित हुए हैं। स्वातंत्र्योत्तर संस्कृत पत्रकारिता का परिधि प्रसार दृक पत्रिका में, और एक सेमिनार हुई थी 1999 में पूना यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर वी एन झा जी ने कराया था, संस्कृत राइटिंग इंडिपेंडेंट इंडिया। उसमें हमारे 60 पेज का स्वातंत्र्योत्तर संस्कृत पत्रकारिता पे आलेख है, जो साहित्य अकादमी से 1993 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। वो आलेखों का संकलन है। दृक भारती में हमारे कई सारे लेख प्रकाशित हुए हैं, और मैं कहूँ कि कलानाथ शास्त्री, अभिराज राजेंद्र मिश्र, राधा वल्लभ त्रिपाठी, रमाकांत शुक्ल, बनमाली विश्वाल इत्यादि विद्वानों ने संस्कृत पत्रकारिता का समय समय पर आलेख प्रस्तुत करते रहे हैं। ये बाद की बात है। हम थोड़ा और यदि बात करें तो सर्वप्रथम संस्कृत पत्रकारिता का विवरण 1876 में अर्नेस्ट हॉस ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने संपादक का नाम प्रकाशनादि वर्ण विशेष युक्त काशी विद्या सुधा निधि, यत्न क्रम रंजनी और आदि 2 संस्कृत पत्रिकाओं का उल्लेख किया है। इसके पश्चात मैक्स मुलर ने 1882 में अपनी रचित इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, ये बड़ी ही वैदेशिकपूर्ण पुस्तक है, बहुत पॉपुलर है। इस पुस्तक में भी उन्होंने बहुमूल्य सामग्री से युक्त संस्कृत पत्रिकाओं का विस्तृत वर्णन दिया है। इसके बाद एल.डी. बर्नेट महोदय ने 1892 में प्रकाशित ब्रिटिश कैटलॉग नामक पुस्तक में 1876 से लेकर 1929 तक प्रकाशित जो पत्रिकाएं हैं, सकल विद्या विवर्धनी, विद्या मार्तंड, ग्रंथमाला, बहुश्रुत आदि संस्कृत पत्रिकाओं का, और वैष्णव संदर्भ, संस्कृत भारती, ब्रह्म विद्या आदि संस्कृत मिश्रित पत्रिकाओं का उन्होंने उल्लेख किया। प्रकांड पंडित अप्पा शास्त्री राशिवड़ेकर, जिनको की संस्कृत पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, उन्होंने 1917 में प्रकाशित सारस्वत पत्रिका में श्री दीनानाथ शास्त्री जी द्वारा 1936 ईस्वी में प्रकाशित कालंदी नामक पत्रिका में और संस्कृत रत्नाकर में संस्कृत पत्रिकाओं के बारे में समय समय पर हमें सूचनाएं प्राप्त होती थी। भारत में पत्रिकाओं के प्रकाशन से आरंभ से लेकर वर्तमान तक की पत्रिकाओं की विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। भारतीय प्रेस पंजीयक की विज्ञप्ति अनुसार सन 1958 ईस्वी में संस्कृत भाषा की 290 पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी और जिनकी ग्राहक संख्या 1000 से अधिक थी।
संस्कृत पत्रकारिता पे काम करते हुए मैंने जब बहुत सारी सामग्री संकलित की तो उसके बहुत सारे आकार आए। दैनिक पत्रिकाएं थी, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, चातुर्मासिक, षाण्मासिक और वार्षिक, इन विविध प्रकार की पत्रिकाएं हमने संकलित की। अनेक तरह की पत्रिकाएं थी, तो इनको कालखंड की दृष्टि से इसका विभाजन करने के लिए हमने संस्कृत पत्रकारिता का 3 कालखंड किया है। नंबर 1, 19वीं शताब्दी की संस्कृत पत्रकारिता, जिसे 1866 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय दिया। नेक्स्ट, नंबर 2, स्वतंत्रता पूर्व की संस्कृत पत्रकारिता 1900 से लेकर के 1946 ईस्वी तक। और नंबर 3, स्वातंत्र्योत्तर संस्कृत पत्रकारिता 1947 से लेकर के वर्तमान समय तक। इन 3 कालखंडों का जो मैंने गहन अध्ययन किया, जो बहुत संग्रह किया और संग्रह करके मैंने जो डाटा प्रस्तुत किया, वो आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि 19वीं शताब्दी की संस्कृत पत्रकारिता इस कालखंड में प्रकाशित पत्रिकाओं का मूल उद्देश्य अप्रकाशित साहित्य एवं समाचारों का प्रकाशन था। इस समय में 12 स्थानों से 18 पत्रिकाओं का प्रकाशन केवल मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक पत्रिकाओं के रूप में। देखिए, ये मेरा अध्ययन है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन ये मेरा संकलन बताता है कि 19वीं शताब्दी में 1866 से लेकर के 1900 का यह जो समय रहा, उसमें 12 स्थानों से 18 पत्रिकाओं का प्रकाशन केवल मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक पत्रिकाओं के रूप में हुआ। इसका विस्तार हम आगे देखेंगे। दूसरा जो कालखंड है, स्वतंत्रता पूर्व की संस्कृत पत्रकारिता 1900 से लेकर के 1946 ईस्वी, इस कालखंड में प्रकाशित पत्रिकाओं के प्रकारों में भी अंतर आया। यहाँ प्रकाशित रचनाएं समसामयिक विषयों पर लिखी जाने लगी। पत्रिकाओं का विभाजन अलग अलग शीर्षकों में होने लगा और इस समय 29 स्थानों से 97 पत्रिकाओं का प्रकाशन दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, चातुर्मासिक, देखिए यहाँ भी अभी षाण्मासिक और वार्षिक नहीं आया है। इस कालखंड में हम आपको दैनिक बताएंगे, साप्ताहिक बताएंगे, पाक्षिक बताएंगे, मासिक बताएंगे, द्वैमासिक बताएंगे, त्रैमासिक बताएंगे और चातुर्मासिक आदि पत्रिकाओं के रूप में हुआ। यहाँ हमें मिलने लगा, प्रथम रूप से कोई कभी कोई रचना लिखता था तो उसका सबसे पहले प्रकाशन किसी न किसी पत्रिका में ही होता था। और आज बताऊं, बहुत से ऐसे कविगण काल कबलित हो गए और उनकी रचनाएं पत्रिकाओं में प्रकाशित भी विलीन हो गई हैं। आज आवश्यकता है उनको भी ढूंढने की, उनको संग्रह करने की, उनका संकलन करने की। पिछले दिनों साहित्य अकादमी ने भी कुछ प्राचीन संस्कृत कथाओं के आलेख को संकलन करने का प्रयास किया। आदरणीय रमाकांत पांडे जी उस पर कार्य कर रहे थे और उन्होंने भी 150-200 कथाओं का संकलन किया। और यहाँ बताते हुए मैं एक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि हमारी एक छात्रा अर्चना मंगल ने संस्कृत कथाओं पर अपना शोध कार्य करते हुए केवल स्वातंत्र्योत्तर काल बच्चे को इसकी चर्चा करनी चाहिए। अगले समय में 716 संस्कृत की कथाओं का संकलन किया, जो संस्कृत कथा संग्रह ग्रंथों में, संस्कृत पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित थी और उसका विविध रूप से विश्लेषण करके एक अच्छा शोध कार्य किया। और इस दिशा में यह जो तीसरा कालखंड है, स्वातंत्र्योत्तर संस्कृत पत्रकारिता, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जो समसामयिक है, इसमें पत्रिकाओं में अब विविध विषय आने लगे, कहीं बालबोध, कहीं स्त्री विमर्श इत्यादि नूतन विधाओं की रचनाओं के साथ सर्वविध विषयों से संबंधित प्रौढ़ पांडित्यपूर्ण अनुसंधानमक लेखों के प्रकाशन कालखंड की विशेषता है। इस समय में 41 स्थानों से लगभग 120 पत्रिकाओं का प्रकाशन सर्वविध रूप में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, चातुर्मासिक, षाण्मासिक तथा वार्षिक पत्रिकाओं के रूप में हुआ। इस कालखंड में हमें अनेक विशेषांकों का प्रकाशन मिलता है जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब बहुत सारी प्राचीन पत्रिकाओं का, इस जगह मैं एक चीज का उल्लेख करना चाहूंगा कि कम से कम 1980 से पहले की जो पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख हैं वो बड़े वैदुष्यपूर्ण हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी कलकत्ता में बैठकर और वहां की शेल्फ में धूल फाड़ करके उसको झाड़ कर जब मैं पुरानी पत्रिकाएं निकाला, रामावतार शास्त्री जी, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी इत्यादि विद्वानों की जब लेख पढ़ने लगा, इतना आनंद आता था कि मैं दिन भर बैठे बैठे लाइब्रेरी में समय बिता देता था।
तो और मैं थोड़ा चर्चा इसी कालखंड की करूंगा जो कि स्वातंत्र्योत्तर काल में हम जीवित हैं, और यहाँ हमें सबसे अधिक पत्रिकाएं उपलब्ध हैं, हमें प्राप्त हैं, और उसके लेख हमें उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो मैंने एक डाटा बनाया कि स्वातंत्र्योत्तर संस्कृत की सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिकाएं क्या है। अगले स्लाइड में देखेंगे कि जैसे स्वातंत्र्योत्तर काल की पहली दैनिक पत्रिका सुधर्मा है, जो 1970 में मैसूर से प्रकाशित हुई। साप्ताहिक देखें तो स्वातंत्र्योत्तर काल की साप्ताहिक सुरभारती पत्रिका है, जो 1947 में बंबई से प्रकाशित हुई। पाक्षिक में भारतवाणी है, जो 1958 में पूना से प्रकाशित हुई। मासिक में ब्रह्म विद्या है, जो 1984 में कुंभकोणम से प्रकाशित हुई। द्वैमासिक में मालव मयूर 1947 मंदसौर से। त्रैमासिक में विद्यालय पत्रिका 1951 मथुरा से। चातुर्मासिक में सारस्वतम 1957 पटना से। षाण्मासिक संस्कृत प्रभा 1959 दिल्ली से, और वार्षिक तरंगनी 1958 दिल्ली से। ये स्वातंत्र्योत्तर काल की सबसे पहली वो पत्रिका है जो 1947 के बाद प्रकाशित हुई। यहाँ कई लोग मेरे से विवाद भी करते हैं कि त्रैमासिक में विद्यालय पत्रिका को आपने 1951 से कैसे रखा। उससे पहले तो सरस्वती सुषमा बनारस से प्रकाशित हो रही है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसे हम पीछे वाले कालखंड में ले जाते हैं, क्योंकि वो 1942 से प्रकाशित हो रही, तो हम उसको इस कालखंड के लिए प्रथम नहीं मान सकते। और सच बताऊं, मेरे पास सारस्वतम पत्रिका का वो प्रथम वर्ष का प्रथम अंक भी है, जो 1942 में प्रकाशित हुआ था, और आज तक प्रकाशित कम से कम 132 अंकों को मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से इकट्ठा करके लाया, और उसमें प्रकाशित लेखों का अलग अलग विषयानुसार जो मैंने डाटाबेस बनाया, जो मैं आपको आगे चर्चा करूंगा वो कहूंगा। तो ये एक तरह से संस्कृत पत्रकारिता का जो कालखंड रहा, संस्कृत पत्रकारिता का जो उद्भव रहा, किस प्रकार से रहा, शिलाखंड, शिलालेख, भित्ति पत्र, ताम्रपत्र, ताड़पत्र, और वस्त्रों पर, और फिर कबूतरों के माध्यम से, और गुप्तचरों के माध्यम से, और फिर धीरे धीरे करके हम जब लेखन पत्रकारिता में आए, सबसे पहले बंगाल में पत्रकारिता का आरंभ हुआ, बंगाल की पत्रिका, फिर हम हिंदी की पत्रकारिता पे आए, और फिर संस्कृत पत्रिकारिता 1 जून 1866 से प्रारंभ हुआ, और वहां से लेके आज तक की संस्कृत पत्रकारिता का हमने आपको 3 कालखंड बताया। और 3 कालखंड में स्वातंत्र्योत्तर संस्कृत पत्रकारिता की सबसे पहली जो पत्रिकाएं थे वो बताया। अब चूंकि जो विद्यार्थियों के लिए उपादेय है, एक संस्कृत शोध पत्रकारिता का जो एक प्रसंग आता है, जिस पर मैंने एक मेजर बृहद शोध अनुसंधान कार्य किया था, और जिसमें मेरी एक पुस्तक 2020 में विद्यानिधि प्रकाशन में प्रकाशित है, स्वातंत्र्योत्तर संस्कृत शोध पत्रकारिता। संस्कृत पत्रिकाओं में जो शोध आलेख हमें प्राप्त होते हैं वो मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, चातुर्मासिक, षाण्मासिक और वार्षिक। जो दैनिक, पाक्षिक, साप्ताहिक इत्यादि पत्रिकाएं हैं वो समाचार प्रधान रहे, कविता कहानियां वगैरह प्रकाशित नहीं, लेकिन रिसर्च पेपर के रूप में हमें उसमें नहीं प्राप्त होते हैं। इसमें भी मासिक में कुछ ही पत्रिकाएं हैं जिसको हम कह सकते हैं कि रिसर्च ओरिएंटेड जर्नल हो सकता है, लेकिन हाँ, त्रैमासिक से लेकर के जितनी पत्रिकाएं हैं वो अनुसंधान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। यहाँ तक कि किसी कवि की प्रथम रचना का प्रकाशन स्थल कोई ना कोई संस्कृत पत्रिका ही होती थी। इन पत्रिकाओं में जो आज भी प्रकाशित होकर संस्कृत शोध पत्रकारिता तथा साहित्य के संबंध में अपना योगदान दे रही है, उनमें कुछ प्रमुख का उल्लेख है। जैसे मासिक पत्रिका में 1950 से जयपुर से प्रकाशित है भारती, बहुत अच्छी पत्रिका है। इसके पुराने अंकों में बहुत अच्छे संकलन हैं, कविता, कहानी, आलेख, शोध लेख, यात्रा वृत्तांत, ग्रंथ समीक्षण इत्यादि, और ये संकलन करने योग्य पत्रिका है। दिव्य ज्योति 1956 से शिमला से, प्रणव पारिजातम 1958 कलकत्ता से, पारिजातम 1982 कानपुर से, लोक सुश्री पुरी से, संभाषण संदेशा 1994 बेंगलोर से, रावणेश्वर काननम 1996 देवघर से इत्यादि पत्रिकाएं मासिक पत्रिकाएं हैं, जिसमें हमें संस्कृत के शोध प्रधान आलेख इत्यादि मिलते हैं। त्रैमासिक पत्रिकाओं में जो प्रमुख हैं, सारस्वती सुषमा, जो कि मैंने यहाँ शामिल कर लिया, 1942 से प्रकाशित है। सागरिका 1962 सागर विश्वविद्यालय से, अद्भुत पत्रिका है। इनके पुराने अंकों में बहुत शानदार अनुसंधानात्मक लेख है। विश्व संस्कृतम होशियारपुर से बहुत अच्छी पत्रिका है। संबित
मुंबई से ये भी भारतीय विद्या प्रकाशन की पत्रिका है, बहुत शानदार पत्रिका है। संगमनी, गुंजारव, स्वरमंगला, राजस्थान संस्कृत अकादमी की, इनके पुराणों को में आप देखिए कमाल के आलेख मिलेंगे। अजस्रा, अर्वाचीन संस्कृतम, रमाकांत शुक्ल जी की पत्रिका जो आज भी दिल्ली से प्रकाशित हो रही है। और बड़े श्रम से शुक्ल जी, क्योंकि एक संपादक के रूप में एक बार मेरी चर्चा हुई थी, वो कहते थे लाला शंकर जी इस संस्कृत पत्रिका को प्रकाशित करना बड़ा दुरूह कार्य है, इसमें चपरासी से लेकर संपादक का कार्य खुद करना पड़ता है। और सच में ये एक संपादक की पीड़ा थी, पाठक वर्ग को इकट्ठा करना। सभी लोग तो पत्रिकाओं को फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं। तो मेरा सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि कम से कम संस्कृत की किसी न किसी विधा की 2-4 पत्रिकाओं की सदस्यता अवश्य ग्रहण करें, संस्कृत पत्रिकाओं को मंगाएं, उसको अध्ययन करें। और मैं कहूँगा आप संभाषण संदेशा मंगाइए, जो संस्कृत भारती की बेंगलोर से प्रकाशित है, उसका पता भी मैं बोल देता हूँ, अक्षरम गिरिनगर बेंगलोर। 10 रुपए की पत्रिका है, मात्र 15 रुपये हो गई होगी विमूल्य, 110 रुपये सालाना उसका शुल्क है। आपको 12 अंक मिलेगा। वो पत्रिका आज विश्व स्तर की पत्रिका है, वो पत्रिका इंडिया टुडे की समकालीन पत्रिका है, उससे प्रतिस्पर्धा करती है। वो पत्रिका है बिल्कुल बहुत सुंदर। फिर से दिखाइए आप, संभाषण संदेशा आशुतोष जी दिखा रहे हैं, ये पत्रिका है, आप इसको पढ़िए, इसमें विलक्षण है, सब चीज है। बाल मोदनी रूप में बालकों के लिए है, कथा मोदनी के लिए कथाओं का संकलन है, विद्वानों के आलेख हैं, पद रंजनी है, इसमें पहेलियां भरने के लिए भी हैं, इसमें लोगों के पत्राचार भी समझ होते हैं। और संस्कृत भाषा को सीखने समझने के लिए व्यक्तियों को संस्कृत पत्रिका अवश्य पढ़नी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। फिर देखिए अर्वाचीन संस्कृतम, लोक संस्कृतम, रजगंधा, विश्व भाषा, दूर्वा, कालिदास संस्कृत अकादमी मध्य प्रदेश। आजकल कालिदास संस्कृत अकादमी पहले भोपाल में थी, अब उज्जैन आ गई है, और वहां भी मैं गया था। इनके पुराने सारे अंक मिले आया, अरे बाप क्या आनंद आता है, इसमें पढ़िए, इसमें कथाएं पढ़िए संस्कृत की, आनंद आ जाएगा। इच्छाराम द्विवेदी जी की कथा एक किसी अंक में पढ़ी, और निरीक्षणम, किसी विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए जाता है। और फिर क्या हम आधुनिक कवियों को बाणभट्ट से तुलना कर सकते हैं? हम आगे बात करेंगे। आज हमारे आधुनिक महाकाव्यकार जो है कालिदास के समकालीन है। क्या आज हमारे अभिराज जी के महाकाव्य को, हमारे पूज्य गुरुवर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के महाकाव्य को हम उनसे कम मानते हैं क्या? अरे विलक्षण है। संस्कृत मंजरी दिल्ली संस्कृत अकादमी की, संस्कृत संजीवनम पटना से प्रकाशित, ये सारी जो त्रैमासिक पत्रिकाएं हैं जिसमें सर्वविध विषयों के नूतन पांडित्यपूर्ण वैदुष्यपूर्ण से युक्त प्रौढ़ पांडित्यपूर्ण शोध लेख तो हैं ही, विभिन्न प्रकार के काव्यों का संकलन है, कविताओं का है, नाटकों का है, रूपकों का है, रूपक की सभी विधाओं का है। हम तो 10 रूपकों की 10 विधा सुनते हैं, आपको इन पत्रिकाओं में 10 विधाओं में प्रकाशित नाना प्रकार के रूपक मिलेंगे। भाण है, व्यायोग है, समवकार है, डिंब है, यहाँ मृग है, वीथी है, अंक है, प्रहसन है, और प्रहसन तो अनेक प्रहसन है। हमारी एक छात्रा डॉक्टर सरोज ने जब प्रहसन में पीएचडी का कार्य किया तो संस्कृत पत्रिकाओं से उसे 51 प्रहसन मिले। अब बताइए, हमारे विद्यार्थी संतोष कुमार ने नाटकीयतर संस्कृत रूपकों पर एक शोध कार्य किया, उनको 42 नाटकीयतर संस्कृत रूपक केवल पत्रिकाओं से मिले, और तो अन्य संग्रहों में, ग्रंथों में जो प्रकाशित था वो अलग था। त्रैमासिक पत्रिकाओं के बाद कुछ षाण्मासिक पत्रिकाएं हैं जो शोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें संस्कृत प्रतिभा, दिल्ली की साहित्य अकादमी की प्रतिभा विलक्षण है। आप इनके अंकों को पढ़िए, मैंने इनके पुराने अंक वहां से लाए हैं, ढूंढ के लाए हैं, प्रदर्शनियों से खरीद के लाए हैं। पुराने अंक आपको 20-25 रुपए में मिलेगा भाई साहब, लेकिन जब उसके लेख पढ़िएगा ना तो आनंद आ जाएगा। आरण्यकम 1992 में आरा से प्रकाशित, भास्वती 1976 वाराणसी के काशी विद्यापीठ से प्रकाशित, गुरुवर अमरनाथ जी के संपादकन में, और अपने द्विवेदी जी, परिशीलनम आज भी प्रकाशित है, लखनऊ से प्रकाशित, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की विलक्षण पत्रिका, इनके पुराने अंकों को देखिए। छंदस्वती मेलकोटे से, श्यामला शिमला के कला एवं संस्कृति मंत्रालय से प्रकाशित, आदरणीय गिरिजा शर्मा जी के संपादकत्व में विलक्षण पत्रिका है। दृक इलाहाबाद से प्रकाशित 1999 से, कथा सरित 2005 इलाहाबाद से प्रकाशित, काव्यामृत वर्षिणी बागपत से हमारे भाई अरविंद त्रिवेदी जी, इनके अरविंद तिवारी जी इनके संपादक हैं।
और 2017 से ये 5 वर्षों में इन्होंने 8 अंक प्रकाशित किए हैं और विलक्षण पत्रिका है। इस पत्रिका काव्यामृत वर्षणी का हर एक अंक किसी एक विशेष छंद पे होता है, यानी छंदों विशेषांक कविता है, पत्रिका है, और इसके 8 अंक 8 छंदों पे प्रकाशित है। आप देखिए आज के कवि के हमारे कुछ विलक्षण कम है लिखने वाले। अरविंद तिवारी जी की कविताओं को देखिए, आज आप हमारे प्रियव्रत हैं दरभंगा के, उनकी कविताओं को देखिए क्या विलक्षण लिखते हैं। हम तो सन्नंत, यगंत, यंग, लुगंत, नाम, धातु इत्यादि के शब्दों को केवल देखते हैं, वे तो उन शब्दों को कविताओं में प्रयोग करते हैं। भाई प्रियव्रत जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी बहुत सारे श्लोकों को जब मैं देखता हूँ, पद्यों को देखता हूँ, आनंद विभोर हो जाता हूँ। उनके अर्थ को देखने के लिए उनके पदार्थ बोध को पहले समझना पड़ता है कि वो शब्द जो है वो नाम धातु में है या यगंत में है या यंग लुगंत में है। आप देखिए क्या विलक्षणता है। और संस्कृत पत्रकारिता में आधुनिक संस्कृत का साहित्य की दृष्टि से एक विलक्षण, जिसकी हम चर्चा करेंगे, इलाहाबाद से प्रकाशित समकालीन संस्कृत साहित्य की समीक्षा पत्रिका, षाण्मासिक पत्रिका दृक्, और जिसका उद्घोष है पुराणम इत्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम, कि उद्घोष के द्वारा आधुनिक संस्कृत की श्री का संवर्धन कर रही है। भाई आदरणीय श्री शिव कुमार मिश्र जी, भाई बनवाली विश्वास जी के संपादकत्व में इसके कितने अंक प्रकाशित हुए हैं। इनकी समीक्षा लेखकों को पढ़िए, और मैं बताऊं बड़ी ईमानदारी से समीक्षा की जाती है। एक लेख पर किसी एक विद्वान ने उसकी आलोचना की, हमने वो छापा, क्योंकि मैं उसका राष्ट्रीय प्रतिनिधि हूं दृक् पत्रिका का, और इसके संरक्षण संवर्धन में हमारा भी खूब योगदान है और हमारे विद्यार्थियों का खूब योगदान है। कम से कम हमारे 50-60 विद्यार्थी इसके आजीवन सदस्य हैं, आशुतोष भी उससे जुड़े हुए हैं। अब उसको किसी की आलोचना आई, उसपे किसी और विद्वान में नाम लेना नहीं चाहूंगा, किसी और विद्वान ने उन पर आक्षेप लिखा, हमने उसको भी छापा। उस पर किसी और बड़े विद्वान ने आक्षेप लिखा, उसको भी छापा। और इसके प्रत्येक अंक में एक जो साक्षात्कार है वो एक विद्वान के संपूर्ण जीवन दर्शन है। आप उसको देखिए, वहां राधा वल्लभ त्रिपाठी को पढ़िए, आप वहां अभिराज राजेंद्र मिश्र को जी देखिए, आप वहां रेवा प्रसाद द्विवेदी जी देखिए, आप वहां केशव चंद्र दास को देखिए, आप वहां भाई हमारे अहमदाबाद वाले जो हैं, जो नाना छंदों में कविताएं लिखते हैं, उनकी रचनाओं को देखिए। तो नई विधाओं को, नवीन उद्भावनाओं को जो एक प्लेटफॉर्म मिला और आधुनिक संस्कृत साहित्य की पत्रकारिता में जो योगदान दिया वो दृक् विलक्षण है। इनके समस्त अंक संग्रहणीय हैं। इनके पुराने अंकों को, लेखों को पढ़िए, और आज के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए ये आवश्यक तो है ही इनके संग्रह करने के लिए। और आज के संस्कृत विद्यार्थी जो आधुनिक संस्कृत साहित्य पर अपना अनुसंधान करते हैं वो दृक् पत्रकारिता के बिना पूरा नहीं हो सकता। भाई उमेश दत्त भट्ट जी इनमें बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। हमारे नारायण दास जी जो कलकत्ता में हैं, वो भी इनके बहुत सहयोगी हैं। तो अब तक विभिन्न संस्कृत पत्रिकाओं में प्रकाशित संस्कृत साहित्यों में काव्य की अनेक नूतन विधाओं में खंड काव्य, गीति काव्य, कविता, हास्य कविता, व्यंग, पद्य पद्यानि, शुभाशंसा एवं शब्द परक समस्या पूर्ति काव्य, एक शब्द करक समस्या पूर्ति काव्य, नाटक, एकांगी नाटक, कथा, लघु कथा, यात्रा निबंध, गद्य काव्य, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत तथा रूपक के विविध प्रकार की रचनाएं हमारे इन पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। पत्रकारिता का, संस्कृत पत्रकारिता का स्वर्ण युग, इसमें 2 पत्रिका की चर्चा करना बहुत जरूरी है। हमने पहले भी बताया था, एक अप्पा शास्त्री राशीवड़ेकर, जिनको संस्कृत पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। इनके संपादक में प्रकाशित संस्कृत चंद्रिका जो मासिक पत्रिका थी 1893 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई, और 1904 में जयपुर से प्रकाशित संस्कृत रत्नाकर। आप हो सके इन पुराने अंकों का संग्रह करें। संस्कृत रत्नाकर के बहुत सारे अंक और चंद्रिका के नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में है। और संस्कृत रत्नाकर की सारे का डाटा भी एक प्रकार से रूप में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संग्रह करने का प्रयास किया गया था, वहां पर कुछ है। ये शोध प्रधान, ललित एवं गंभीर युक्त लेखों से विभूषित, इसमें हास्य प्रधान काव्य,
प्रबंध एवं खंड काव्य, अनुवाद, देश वृत्तांत आदि वैविध्यपूर्ण विषय सामग्री इस पत्रिका में प्रकाशित होती थी। प्रकांड पंडित अंबिका दत्त व्यास विरचित अर्वाचीन संस्कृत गद्य काव्य शिवराज विजय का सबसे पहले प्रकाशन इसी पत्रिका में क्रमशः हुआ है, संस्कृत चंद्रिका। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे कवियों की प्रथम रचनाएं जो है वो किसी न किसी संस्कृत पत्रिकाओं में ही स्थान प्राप्त कर सका है। दूसरी जो पत्रिका है वो है संस्कृत रत्नाकर। संस्कृत पत्रकारिता के क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन लाने का श्रेय संस्कृत रत्नाकर मासिक पत्र को जाता है, जो 1904 से जयपुर के संस्कृत साहित्य सम्मेलन के मुखपत्र के रूप में प्रकाशित हुआ। पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, व्याकरणाचार्य पंडित सूर्य नारायण शर्मा और भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी के संपादकत्व में यह पत्र निरंतर प्रकाशित हुआ है। इस रत्नाकर में वैदिश्यपूर्ण विषय सामग्री में अनेक वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक और समीक्षात्मक लेखों का संग्रह मिलता है। इसमें व्यंग्य विनोद, साहित्य कुसुम वाटिका, नूतन साहित्य की समालोचनाएं, यात्रा वृत्त, शोध लेख, संवादाः, संपादकाभिप्रायाश्च शीर्षक द्वारा समसामयिक घटनाओं एवं संपादकीय टिप्पणियों से युक्त आलेख प्रकाशित होते थे। संस्कृत रत्नाकर पत्रिका की उत्कर्ष हेतु अनेक विशेषांक भी इसमें प्रकाशित हुए हैं, जिसमें आयुर्वेद विशेषांक, शिक्षा विशेषांक, दर्शन विशेषांक। इसके अतिरिक्त भट्ट मथुरानाथ शास्त्री द्वारा रचित आदर्श रमणी नामक उपन्यास, ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, विनोदात्मक स्वरूप वाली कथाएं, ललित एवं मनोरंजक निबंध इसमें प्रकाशित हुए हैं। इस तक तो मैंने चर्चा किया। आधुनिक संस्कृत साहित्य पे चर्चा करने के लिए मेरे को इसमें दो विषय जो लगता है जिस पे कभी और बात करूंगा, उसमें एक तो ये है कि संस्कृत की शोध पत्रकारिता का प्रसार और दूसरा है संस्कृत की समसामयिक पत्रकारिता। देखिए, समसामयिकता से तात्पर्य है दैनंदिन घटना में घटित, सद्य घटित घटनाओं पर कविताएं लिखना। और समसामयिक कविताओं का संग्रह हमें आज नहीं, स्वतंत्रता पूर्व भी मिलता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी करो या मरो या बंगाल विभाजन या असहयोग आंदोलन पे भी संस्कृत में कविताएं हैं। उसके बाद के समय में हमारे जो संस्कृत कवियों हैं उन्होंने सद्य घटित घटनाओं पर भी कविताएं लिखी हैं। अभी कोरोना पर ही न जानो सैकड़ों कविताएं लिखी जा चुकी हैं। कोरोना शतकम के रूप में, कोरोना काल के रूप में न जाने कितनी कविताएं हैं। और सद्य अभी कोरोना पर बहुत सारे वेबिनार हुए, बहुत सारे काव्य रचे गए और बहुत सारी कविताएं लिखी जा रही है। एक जगह से मेरे को भी आया था, मैंने भी कोरोना पे 15-20 कविताएं लिखी है। तो एक समसामयिक विषयों पर ये चर्चा होनी चाहिए, उस पर भी होनी चाहिए। तो एक ये संस्कृत पत्रकारिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किए। अगली किसी चर्चा में रहेंगे तो हम आपको इस ऐतिहासिक पत्रिकाओं के अब दर्शन भी कराएंगे। जैसे मैंने कहा, अर्वाचीन संस्कृतम का वो प्रथम वर्ष का प्रथम अंक, सागरिका के प्रथम वर्ष का प्रथम अंक, और आज और कितना बदलाव आया उसके बाद, उसके कंटेंट्स में, उसके अनुक्रमणिका में, और विविध विषयों का कैसे कैसे समायोजन होने लगा। कहाँ बालकों की रचनाएं ज्यादा मिलती हैं, कहाँ स्त्री विमर्श ज्यादा मिलती हैं, कहाँ कहानियां ज्यादा मिलती हैं, कहाँ गद्य रचनाएं ज्यादा मिलती हैं, इसका भी एक संकलन है। और सबसे ज्यादा इनकी जो विशेषांक है वो भी है। तो एक अंत करने से पहले एक जो निवेदन था कि देखिए, आज देश में 700 चैनल हैं, विभिन्न भाषाओं के चैनल हैं, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी, लेकिन दुर्भाग्य हमारा संस्कृत का कोई चैनल नहीं। तो क्या हम लोग संस्कृत वाले मिलके संस्कृत का चैनल नहीं चला सकते? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान इतनी समर्थ संस्था भारत सरकार की, क्या एक संस्कृत का चैनल नहीं चला सकते हैं? या जितनी भी और संस्थाएं हैं, तो इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। और स्वतंत्रता के पश्चात जो संस्कृत पत्रकारिता पर काम हुआ है उसके अनुसंधान की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि संस्कृत पत्रकारिता एक विषय है, और आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। उसके बाद बहुत सारे संस्कृत के विश्वविद्यालयों ने संस्कृत पत्रकारिता को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ,
तिरुपति संस्कृत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने संस्कृत पत्रकारिता का डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। इस रूप से पत्रकारिता का विस्तार भी काफी हो रहा है और प्रचार प्रसार भी हो रहा है और बहुत सारी संस्कृत पत्रिकाएं आपको ऑनलाइन भी देखने को मिलेंगी। एक रत्न कीर्ति नाम की संस्कृत पत्रिका, संस्कृत जर्नल है, और भी कई तरह की संस्कृत पत्रिकाएं ऑनलाइन भी है, उनसे भी जुड़ सकते हैं। इस पर भी चर्चा की जा सकती है, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन आज का विषय संस्कृत पत्रकारिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और मैं विशेष साधुवाद देना चाहूँगा हमारे प्रिय विद्यार्थी डॉक्टर आशुतोष पारिक जी, जो संस्कृतायनम के नाम से सचमुच संस्कृत को के लिए एक अयन है और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए, संस्कृत के शिक्षकों के लिए, संस्कृत के सेवाव्रतियों के लिए ये बहुत उपयोगी है। और इनके चैनल के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में जहाँ भी इनके 10,000 तक के इनके फॉलोवर्स हो चुके हैं। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व का महसूस हो रहा है कि जब मैंने कहा जब कोई विद्यार्थी अपने गुरु से आकर मिल जाता है तो इससे बड़ी खुशी गुरु जी के लिए क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और सबको नमस्कार दूंगा। नमो नमः। धन्यवाद। सर, सबसे पहली बात तो सर कि हम कहीं भी आपसे आगे नहीं है, अभी तो आपके पीछे चलने का ही प्रयास कर रहे हैं और यह अनुगति बनी रहे, इसी का प्रयास करते चले जाएंगे। और सर, आपने जो आज पत्रकारिता का जो ऐतिहासिक वृत्तांत है, एक तरह से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में जो आपने बताया वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं और उन्होंने कहा है कि अनुसंधानकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत उपयोगी जानकारी है, और सभी के कमेंट्स मेरे सामने यहाँ पर आ रहे हैं। और कुछ प्रश्न भी हैं। उस प्रश्न में डॉक्टर गीताराम जी शर्मा, आप परिचित हैं उनसे, और उन्होंने प्रश्न किया है कि पत्रकारिता का विधिवत व्यवस्थित प्रारंभ का समय कब हुआ। मेरा अभिप्राय है कि संस्कृत की प्रथम पत्रिका कौन सी है और उसका प्रारंभ कब हुआ, इसके बारे में यदि कुछ प्रामाणिक जानकारी अगर दे पाए तो। जी बिल्कुल, गीताराम जी को प्रणाम करता हूँ, हमारे भाई हैं, मित्र हैं, बहुत अच्छा। बिल्कुल सर। देखिए, पत्रकारिता का विविध और व्यवस्थित प्रारंभ जो हमें होता है, हमने बताया 1 जून 1866 को राजकीय संस्कृत महाविद्यालय बनारस से प्रकाशित काशी विद्या सुधा निधि, जिसका दूसरा नाम पंडित पत्रिका थी, इसे हम संस्कृत की पहली पत्रिका मानते हैं। और ये 1866 से लेकर के 1917 तक प्रकाशित हुई। बीच में कुछ समय के लिए व्यवधान रहा और इनकी संचिकाओं का संकलन प्राचीन संचिका और नवीन संचिका के रूप में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रकाशित ग्रंथमाला में कुछ प्रकाशित हैं। उनकी 2-4 अंक पुस्तकें मैं भी खरीद के लाया था, तो वहां से इसको देखा जा सकता है। और इसके बाद ही संस्कृत पत्रकारिता का आरंभ माना जाता है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको, प्रत्नकम, नंदिनी और इत्यादि पत्रिकाएं हैं जो उसके क्रम में। विद्योदया भी है, उसमें विद्योदया भी आती है। विद्योदया बिल्कुल। और प्रश्न सर, इसके अलावा सर एक प्रश्न और है, मैं इनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन इनका प्रश्न है कि शोध छात्रों के अलावा संस्कृत का आम शिक्षक और विद्यार्थी संस्कृत पत्रकारिता से जुड़ नहीं पाया है, इसका क्या कारण है और समाधान की दिशा क्या हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये मैंने अभी बताया था कि संस्कृत पत्रकारिता के लिए जो शोध छात्र के लिए आम शिक्षक और विद्यार्थी नहीं जुड़ पाते हैं, उसमें हम कह सकते हैं थोड़े अपने अध्ययन अध्यापन की निरंतरता को जारी न रख पाना। देखिए, मेरा संस्कृत के सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों से यह विनम्र प्रार्थना है कि देखिए, संस्कृत समुदाय हमारा है और इसके संरक्षण और संवर्धन करने की भी आवश्यकता हमारी है। आज मैं बताऊं, कोरोना के समय में यदि हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे कुटुंब में यदि किसी की स्थिति खराब हो गई है तो उसको संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और इस दिशा में बहुत लोग कार्य कर रहे हैं, हमारे मित्र लोग बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। और जहां तक जिसका भी जो सामर्थ्य है, सब लोग मदद करने को तैयार हैं। तो जब आप पत्रकारिता को विस्तार देना चाहते हैं तो भाई साहब, इसके भी संरक्षण और संवर्धन का दायित्व भी तो हमारे ऊपर है। इसके पाठक संख्या बढ़ाना, इसके लेखक संख्या बढ़ाना, इसके प्रकाशन संख्या बढ़ाना, इसके प्रचार प्रसार को बढ़ाना। इसीलिए तो मैंने निवेदन किया था कि प्रत्येक संस्कृत के विद्यार्थी, संस्कृत के विद्यालय, संस्कृत के महाविद्यालय, संस्कृत के प्राध्यापक को किसी न किसी संस्कृत पत्रिका का सदस्यता ग्रहण अवश्य करना चाहिए। जब आप पत्रिका से जुड़ेंगे तो पढ़ेंगे तो कोई जिज्ञासा होगी,
जिज्ञासा होगी तो मन में कुछ स्फुटन होगा, स्फुटन होगा तो कुछ लिखने के लिए प्रवृत्त होंगे, लिखेंगे तो कुछ बार बार लिखने से अच्छा होगा, और जब लिखे अच्छा लिख लेंगे तो लगेगा कहीं ना कहीं छपना चाहिए, तो फिर आप किसी पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए भेजेंगे, और जो छपेगा वह जो आनंद आएगा वो तो फिर अद्भुत आनंद ही है। तो इसमें ये कमी रही। और एक, इसको जब तक हम पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करें तब तक फिर इसका फैलाव और विस्तार नहीं हो सकता है। यदि हम इसको विद्यालयी पाठ्यक्रम में, इसको महाविद्यालयी पाठ्यक्रम में यदि संस्कृत पत्रकारिता को एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करें, और जैसे कि अभी संस्कृत विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया है, तो इससे इसका फैलाव और विस्तार होगा। देखिए, पहले संस्कृत की दैनिक पत्रिकाएं छपती थी, आज भी छप रही हैं, 2 लाइन ऑनलाइन है, लेकिन हमारे क्या ना, एक संस्कृत पाठकों में एक बड़ी ये कमी है कि ये सारे लोग संस्कृत पत्रिकाओं को निःशुल्क ही पढ़ना चाहते हैं। भैया सशुल्क भी पढ़िए, उसके सदस्यता भी ग्रहण कीजिए। मैं खुद 7 पत्रिकाओं का आजीवन सदस्य हूँ। हमारे पास 7 पत्रिकाएं आ रही, निरंतर आ रही, हमारे विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं, और मेरे पास संस्कृत पत्रिकाओं का सबसे ज्यादा संकलन है। आदरणीय कलानंद शास्त्री जी कहा करते हैं कि संस्कृत पत्रकारिता के बारे में यदि कोई एक सिद्धहस्त व्यक्ति है तो, और किसी को भी कोई समस्या है तो लाला शंकर गयावाल से संपर्क लो। मेरे स्वयं की लाइब्रेरी में कम से कम हजारों पत्रिकाएं, जो पत्रिकाएं जहां से छपी हैं वहां नहीं है, मेरे पास है। राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्वरमंगला के सारे अंक मेरे पास संकलित हैं, आपको राजस्थान संस्कृत अकादमी के कार्यालय में नहीं मिलेंगे। और मैंने इन पत्रिकाओं के सारे लेखों के विवरण के अनुसार एक डाटाबेस भी बनाया है, और इस पे कार्य करते हुए, जैसे भी मैंने कहा था कि स्वातंत्र्योत्तर संस्कृत शोध पत्रकारिता के नाम से 33 स्वातंत्र्योत्तर संस्कृत की शोध पत्रिकाओं के समस्त डाटाबेस इस पुस्तक में संकलित हैं। इसमें आप देखेंगे तो इसके माध्यम से इसमें भी बहुत अनुसंधान के क्षेत्र बचे हुए हैं, बहुत सारे विषय हैं जिसपे कि पीएचडी होने आवश्यक है। मैंने अभी बताया था कि संस्कृत शोध पत्रिकाओं में व्याकरण विषयक अनुसंधान पे हमारे राम बाबू जी ने शोध कार्य किया है। साहित्य पे, काव्य शास्त्र पे अनीता बंसल ने पीएचडी राजस्थान विश्वविद्यालय से की है। वेद विषयक अनुसंधान पे लक्ष्मी गोयल ने कार्य किया है। और संस्कृत के हास्य व्यंग्यपरक रचनाओं, पत्रिकाओं में प्रकाशित हास्य व्यंग्य रचनाओं पर तारेश कुमार शर्मा जी ने हमारे निर्देशन में शोध कार्य किया, और जिसके पुस्तक भी प्रकाशित है परिमल प्रकाशन से। और नाटकेतर रूपकों का जो मैं चर्चा में बताया था कि 10 प्रकार के जो रूपक के विधाएं हैं, नाटक मत प्रकरणम भान व्यायोग समवकार दिमाह इहा मृगांग विध्यंकः प्राश्नम इति रूपकाणिदः। तो नाटकेतर रूपक कई सारी पत्रिकाओं में आपको प्रकाशित मिलेंगे, इधर उधर नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार के संग्रह हैं। तो हमारा पुनः निवेदन है कि कम से कम संस्कृत पत्रिकाओं के संग्रह को देखें। ऑनलाइन भी सारी सुविधाएं आजकल उपलब्ध हैं। आप हमारे पुरानी संस्कृत पत्रिकाओं के संकलन को आशुतोष जी ने पीडीएफ बनाकर भी डाल रखा है अपने संस्कृत आयनम पर। आचार्य गुरु जी रमाकांत शुक्ल जी, जो वर्तमान समय में संस्कृत पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं हमारे, उनके पास विलक्षण संकलन है। और 1 जून को जिसे हम सबों ने मिलकर संस्कृत पत्रकारिता दिवस मनाया था, उन्होंने फेसबुक पे अकालादि क्रम से सारी संस्कृत पत्रिकाओं की एक सूची भेजी, और आप देखिए उस पर संवाद। जब उन्होंने सूची भेजी तो निसंदेह कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। लोगों ने बोला गुरु जी ये पत्रिका नहीं ऐसे जोड़िए, कलकत्ता वाले ने जोड़ा, बोला ये गुरु जी ये पत्रिका नहीं जोड़िए। आप फेसबुक पे रमाकांत शुक्ल जी को ढूंढिए और उनमें उनके द्वारा संकलित पत्रिकाओं को ढूंढिए और उसमें उनके चैट को पढ़िए। मैं तो खुद उसमें से संकलन करके पढ़ा रहा हूँ, अपनी ज्ञान वृद्धि कर रहा हूँ, तो आप लोगों को बता रहा हूँ संस्कृत पत्रिकाओं के जो कुछ अनछुए पहलू छूट गए हैं वो आपको उनके चैट से प्राप्त। और कोई प्रश्न? बिल्कुल सर, बिल्कुल निश्चित रूप से। और सर, संभाषण संदेश के लिए कहा गया है कि संभाषण संदेश बहुत ही व्यवस्थित और उपयोगी पत्रिका है, लेकिन विडंबना है कि संस्कृत के शिक्षक और विद्यार्थियों में अकादमिक प्रतिबद्धता अति न्यून है, इसलिए संभाषण जैसी सरलतम पत्रिका से भी जुड़ पाना कठिन होता चला जा रहा है। तो इसके लिए तो बहुत सरल है, संस्कृत संभाषण से जुड़ने के लिए बहुत सरल है। संस्कृत संभाषणम अक्षरम गिरिनगर बेंगलोर, ये पता है मात्र, अक्षरम गिरिनगर बेंगलोर। सर इसको सर नेट से भी मंगा सकते हैं, सर इंटरनेट से मंगा सकते हैं सर बड़ी आसानी से। मैं खुद केवल नेट पर ही ऑर्डर करता हूं और घर पर पत्रिका आ जाती है। तो किसी भी तरह बहुत अच्छी
और इसकी बहुत अच्छी पैकिंग है, इसमें पैक्ड ये रहता है इस प्रकार बिल्कुल से, बहुत और सुंदर, इसके बहुत अंदर सुंदर। आपको पत्रिका यहाँ पर ये मिलती है इस अरे तरीके से, तो बहुत सुंदर इसके तरीके से ये पत्रिका प्राप्त होती है। इसके कागज कलेवर इतने शानदार हैं, इसकी पैकिंग इतनी शानदार है, इसका पब्लिकेशन इतना शानदार है, और इसका प्रदर्शन इतना शानदार है कि देखते ही लोगों का मनोरंजन हो जाता है। अब आशुतोष जी उनके अंदर वाले पृष्ठ खोल के दिखा दीजिए, हमारे कुछ दर्शक देख बिल्कुल पाएंगे बिल्कुल मैम, कि बिल्कुल बिल्कुल, कितना नहीं सुंदर जितने पेज है भी ये। थोड़ा सा और, हाँ बिल्कुल देखिए, और प्रचार प्रसार की दृष्टि से देखिए कितनी सुंदर इसमें कथा बाल बोधनी, और ये देखिए यार अद्भुत पत्रिका है, इसको पढ़िए भाई साहब। और मैं तो निवेदन करूंगा कि एक एक दर्शक कम से कम 10-10 लोगों को इसको सदस्यता ग्रहण कराइए। ये वर्क संस्कृत पहेली भी है पत्रिका, इसमें। वो देखिए पहेलियां भरने के लिए अद्भुत पत्रिका है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर पत्रिका। इसी के साथ साथ ऐसी पत्रिकाएं एक नहीं, ऐसी पत्रिकाएं अनेक हैं, और वे पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन यदि हम ग्राहक नहीं बनेंगे, हम यदि उसके हाँ उपभोक्ता नहीं बनेंगे, तो वे पत्रिकाएं जो हैं, वे पत्रिकाएं अभी कलर्ड आ रही हैं, धीमे धीमे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगी, उसके बाद में धीमे धीमे खत्म हो जाएंगी, और इतिहास के अंदर उनको पढ़ा करेंगे हम लोग कि हाँ ऐसी कोई पत्रिकाएं प्रकाशित हुआ करती थी। जैसे एक पत्रिका जी और है जी, सर, ये रसना, रसना पत्रिका भी हाँ मेरे पास आती है सर, बहुत ही बिल्कुल सुंदर जयपुर से, पत्रिका है, जयपुर से और इसका बिल्कुल, कलेवर भी लगभग लगभग संभाषण संदेश जैसा ही कलेवर है। बहुत और सुंदर। इसके अतिरिक्त कई पत्रिकाएं जो कि हमें पीडीएफ पर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस समय पर कोरोना काल में तो कई लोगों ने अपनी पत्रिकाएं जो थी, क्योंकि वो भेज नहीं पा रहे थे, तो उसको वो पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट ही भेज रहे हैं। तो कम से कम हम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि हम पीडीएफ में अधिक से अधिक छात्रों तक, अधिक से अधिक लोगों तक उन पत्रिकाओं को भेजें, उनकी पहुंच को विकसित करें। धीमे धीमे लोग पीडीएफ पढ़ना शुरू करेंगे, धीमे धीमे वो ग्राहक भी बन जाएंगे, और इन संस्कृत पत्रिकाओं का जो चलन है, वो चलन विकास की ओर आगे बढ़ सकेगा। तो संस्कृत निश्चित रूप से वीणा, संस्कृत वीणा साप्ताहिक है दिल्ली से, और हम्म, संस्कृत संदेश साप्ताहिक है दिल्ली से। ये देखिए काव्यामृत वर्षिणी, अच्छा, ये मेरे मोबाइल पे उन्होंने भेजा था। ये जो मैं बता रहा था षाण्मासिक है, और ये छंदो विशेषांक है। इसमें केवल पद्य प्रकाशित होते हैं, और कोई न हम्म। कोई छंद पर आधारित रहता है। इस प्रकार बहुत सारी पत्रिकाएं हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी बहुत आसान तरीके से रचना पत्रिका है, और केवल इनसे फोन पर बात की, इनके अकाउंट में अमाउंट जमा कराया, और जी बिल्कुल। 7 दिनों के अंदर ये पत्रिका घर पर आ गई। तो बड़ा आसान तरीका है। इस समय तो हम लोग, क्योंकि देखिए पहले एक समस्या जरूर थी कि हमारे पास पते होते थे, लेकिन उनके फोन नंबर्स नहीं होते थे, और उनसे संपर्क नहीं हो पाता था, पत्रिकाएं हमारे घर तक नहीं पहुंच पा रही थी। यहाँ पर डॉक्टर गीताराम जी ने दृक पत्रिका के बारे में भी लिखा है कि वह आना बंद हो गई, लेकिन हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि यदि हम संपर्क करेंगे, तो वे लोग तो भेजना ही चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वे भेजने के इच्छुक नहीं है, ना ना, बिल्कुल प्रेषण के बिल्कुल सही इच्छुक बात है। हैं। अतः यदि हम कोशिश करेंगे, संपर्क करेंगे, सही पता बता देंगे, किसी भी तरह से प्रयास करेंगे, तो वे पत्रिकाएं निश्चित रूप से हमारे पास आना शुरू होगी। जैसे मेरा घर बदल गया, मेरे घर का एड्रेस चेंज हो गया। अब एड्रेस चेंज होने के पश्चात मैं अगर ये कहूं कि भाई मेरे पास तो पत्रिका नहीं आ रही है, अब उनको संपर्क करके बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि हाँ हमारा घर का एड्रेस बदल गया है, अब आप इस पते पर हमारे लिए भेज दीजिए। हो सकता है वे एक बार भूल भी जाएं, लेकिन आवश्यकता हमारी है। उन पत्रिकाओं को हम तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उनको अपने तक लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बात मेल हमको कर समझनी दीजिए, होगी। आप मेल के माध्यम से भेज दीजिए, आप पत्राचार कीजिए, पत्र भेजिए। आज तो हमारी बिल्कुल। कथा प्रधान पत्रिका है, कथा सरित, जो कलकत्ता से प्रकाशित होती है सामाजिक, उसमें केवल कथाएं छपती है। जी। पद्य बंधा, जो भोपाल से प्रकाशित होती है, और अभी बताया आपको जैसे काव्यामृत वर्षिणी केवल पद्य प्रधान है, छंदस्वती मेलकोटे से। तो आज हमारे पास तो विविधता है। आप क्या पढ़ना चाहते हैं? कथा, कहानी, शोध पत्र, विविध रूप से तो संभाषण संदेश, भारती पत्रिका, रचना पत्रिका है, ऐसी तमाम पत्रिकाएं हैं। अनुसंधान परक पढ़ना चाहते हैं तो प्रत्येक संस्कृत अकादमी की अपनी एक पत्रिका है, आप उससे जुड़िए। आप उनके ऑनलाइन जुड़ जाइए, ऑनलाइन जाकर के उनका एड्रेस ढूंढ लीजिए। आजकल तो भाई साहब मोबाइल से पेमेंट हो जाता है। आप तो उनकी बिल्कुल। सदस्यता शुल्क कितनी होती है? 100, 150 रुपये, 200 रुपये। 1000। बिल्कुल। आप 1000 तो बहुत हो गया। नहीं, आप 1000 जुड़िए मतलब तो 5 साल की, 5 साल की 1000 हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, आप एक बार जुड़िए तो आनंद आ जाएगा। घर के बच्चे भी पढ़ेंगे, विद्यार्थी पढ़ेंगे,
और एक संस्कार बन जाएगा। ये बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। जब जब भी हम अगर हम इन सभी पत्रिकाओं के संपादकों से बात करें तो उनके मन में जो जो आपके सर यहाँ पर जो आप टीस जो है, जो मन में एक जो आज के पीढ़ी के प्रति एक जो मन में भाव है कि हाँ पत्रिका पत्रिका को लोग पढ़ते नहीं है, वो चाहते नहीं है कि उन तक पहुंच पाए, यह टीस उन सभी संपादकों के मन में भी है। उसे छापना और उसे लोगों तक पहुंचाना ये आसान कार्य नहीं है, मेरा मानना है। और इस आसान कार्य में सबसे बड़ी मदद, सबसे बड़ी सहायता एक पाठक कर सकता है। एक श्रेष्ठ पाठक यदि है तो ये सब कुछ कार्य आसान हो जाएंगे, सरलता से हमें प्राप्त होने लगेंगे। लेकिन हमें अधिक से अधिक पाठकों को जोड़ने की आवश्यकता है इन पत्रिकाओं के साथ में, इस पत्रकारिता के साथ में। यदि हम सभी वास्तव में संस्कृत पत्रकारिता के साथ में जुड़ना चाहते हैं और उस पत्रकारिता के एक भविष्य को, ऐसे भविष्य को देखना चाहते हैं जो कि बहुत ही स्वर्णिम भविष्य हो, तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि वर्तमान पीढ़ी को अधिक से अधिक संख्या में, जैसे सर ने कहा कि 7 पत्रिकाएं उनके घर में आ रही हैं, तो हम कम से कम यह प्रण करें कि कम से कम 1 या 2 पत्रिकाएं तय करें कौन सी वो पत्रिकाएं हो सकती हैं, और उन पत्रिकाओं के ग्राहक बनकर और उन्हें तो कम से कम अपने घर में अवश्य मंगाएं। सबसे बड़ी बात यह होगी कि जब भी पत्रिकाएं हमारे घर में आएंगी तो संस्कृत पढ़ने के लिए एक विकल्प के रूप में हमारे पास में मौजूद होंगी। पूर्ण पत्रिका संस्कृत में होती है, अतः संस्कृत भाषा को भी हम सीख पाएंगे, जान पाएंगे। यदि हमारे विद्यार्थी हैं, हमने एक प्रयास किया था सर अपने कॉलेज में, बिल्कुल संस्कृत संवादः। संस्कृत संवादा देखिए ऑनलाइन उपलब्ध है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। निश्चित रूप से सर, बिल्कुल ये सब कुछ, बहुत कुछ चीजें ऑनलाइन भी उपलब्ध हो गई हैं इस समय पर। तो अतः हमें प्रयास करना है कि हम थोड़ा सा कुछ खर्च उस तरफ अवश्य करें। हम अपने जीवन में अनेक बातों के लिए खर्च करते हैं, संस्कृत पत्रकारिताओं को जिंदा रखने और उन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की है, किसी और की नहीं है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि हम संस्कृत पत्रकारिता, संस्कृत पत्रों और संस्कृत पत्रिकाओं के साथ स्वयं को जोड़ें। एक साल में 12 पत्रिकाएं यदि आती हैं तो हमारे पास विद्यार्थियों को देने के लिए एक साल में यदि हम 2 पत्रिकाओं के भी ग्राहक हैं तो 24 पत्रिकाएं हो जाती हैं। यदि हम अपने विद्यार्थियों को बदल बदल करके उन पत्रिकाओं को पढ़ने का अवसर देते हैं तो वे पत्रिकाएं पढ़ करके उनके अंदर भी संस्कृत संभाषण, संस्कृत भाषा को सीखने की अभिवृत्ति पैदा होती है। सर ये कौन सी पत्रिका सर, साफ दिख नहीं रही है? रत्न कीर्ति। रत्न कीर्ति, रत्न कीर्ति, जी 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 ये पत्रिका है, जी, ये ऑनलाइन उपलब्ध है। बिल्कुल। सर अभी हम सर एक चीज चाहते हैं सर कि कम से कम आप 5 पत्रिकाएं हमें सर सजेस्ट करें इस मंच पर, कि जो पत्रिकाएं हम बहुत आसानी से मंगा सकते हैं। यदि उनके कॉन्टेक्ट नंबर और उनका एड्रेस या जो भी कुछ है अभी इस समय पर नहीं, भले ही हम इसको मैसेज में एक बार कन्वे करेंगे और मैं कोशिश करते हैं कि 5 पत्रिकाओं, मैं आपको सद्य बता सकता हूँ 10 पत्रिकाओं के नाम, पता, एड्रेस हाँ वगैरह सब कुछ। तो लेकिन जिसमें सब एक सुन नहीं नंबर पाएंगे, आएगा लेकिन हाँ 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 संभाषण संदेशः, बिल्कुल। अक्षरम गिरिनगर बेंगलोर से मासिक, और भारती भारती यदि भवन आप खन्ना सुन मार्केट रहे हैं तो जयपुर। आप उनको नोट कर सकते हैं, जो सर एड्रेस बता रहे हैं, जिन पत्रिकाओं के नाम बता रहे हैं, तो आप इन पत्रिकाओं को कम से कम नोट कर लें कि इन पत्रिकाओं को हम अपने घर में आसानी से मंगा सकते हैं। और ये रेगुलर पत्रिकाएं हैं जो कि बहुत ही नियमित रूप से आपके घर में बहुत सरलता से पहुंच सकती हैं। जी सर, एक तो संभाषण संदेश, दूसरा आपने भारतीय पत्रिका बताया, तीसरा स्वर मंगला त्रैमासिक है, जी राजस्थान संस्कृत अकादमी। चौथा है अर्वाचीन संस्कृतम, जो रमाकांत शुक्ल जी के प्रकाशन में है, और ये वाणी विहार उत्तम नगर नई दिल्ली से प्रकाशित है। जी विश्व संस्कृतम, जो विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान साधु आश्रम होशियारपुर पंजाब से प्रकाशित है। सागरिका, संस्कृत विभाग सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से प्रकाशित है। दूरबा, कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन से प्रकाशित है। संस्कृत मंजरी झड्डेवालान, दिल्ली संस्कृत अकादमी करोड़बाग दिल्ली से प्रकाशित है। और मैंने बताया कि देश के सभी राज्यों के
संस्कृत अकादमी से प्रकाशित जो पत्रिकाएं हैं वो बहुत अच्छे हैं। दिल्ली संस्कृत अकादमी हो, राजस्थान संस्कृत अकादमी हो, उत्तर प्रदेश संस्कृत संकाय हो, हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी हो, गुजरात संस्कृत अकादमी हो, बिहार संस्कृत अकादमी हो, सबके अपनी अपनी पत्रिकाएं हैं। आप ऑनलाइन वहां पहुंच जाइए, ऑनलाइन पहुंच करके उसको चूज कर लीजिए, उसकी सदस्यता ग्रहण कर लीजिए, फॉर्म भर लीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। देखिए, जो त्रैमासिक पत्रिकाएं हैं वो तो आपको 3 महीने बाद मिलेंगी, जो षाण्मासिक पत्रिकाएं हैं वो आपको 6 महीने बाद मिलेंगी। लेकिन मैं तो कहूंगा कि कम से कम आप संभाषण संदेशिका के सदस्यता ग्रहण कीजिए, जो सबसे पहले पायदान है पढ़ने के लिए, और जिसमें सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छी। बिल्कुल, आप जो भी संभाषण संदेश के ग्राहक बनना चाहते हैं, संभाषण संदेश की वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन कीजिए, अपना एक यूजर आईडी बनाइए। आप चाहे तो उसे ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं और आप चाहे तो उसकी हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। वो दोनों विकल्पों के साथ में वहां पर मौजूद है। तो ये बहुत आसान तरीका, सबसे पहले हम इससे जुड़ सकते हैं और इसके बाद में जो सर ने बताया है, बहुत सी पत्रिकाएं हैं। रचना पत्रिका मेरे पास आती है, बहुत रेगुलर आती है और बड़ा सुंदर इसका स्वरूप है। संभाषण संदेश तो आती ही है, इसके अतिरिक्त भी पत्रिकाएं आती है। तो इसलिए इन सब पत्रिकाओं के साथ हम जुड़कर और इन पत्रिकाओं के जो वहां पर जो कुछ संस्कृत के बारे में बताया जाता है वह बहुत ही रोचक होता है और उसके माध्यम से निश्चित रूप से हम संस्कृत पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वयं प्रवेश कर सकते हैं और इन संस्कृत पत्रकारिता को और अधिक विकसित होने के लिए एक अवसर भी प्रदान कर सकते हैं। तो सर, अंत में यदि आप कुछ कहना चाहें। अंत में पुनः वही निवेदन है, संस्कृत पत्रकारिता के संरक्षण के लिए आप लोग आगे आएं, पाठक संख्या बढ़ाएं, लेखक संख्या बढ़ाएं, लेखन करें और किसी न किसी कम से कम 2 संस्कृत पत्रिकाओं की सदस्यता अवश्य ग्रहण करें। उसमें एक मासिक हो, एक त्रैमासिक हो। मासिक में आपको विविध विषयक समाचार, या आप साप्ताहिक से भी जुड़ सकते हैं, जैसे अभी आपको दिखाया था संस्कृत संदेश, और जैसे आपको संस्कृत वीणा दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका है, बहुत सुंदर है, 8 पृष्ठ की अखबार नुमा कलवर में आती है और वो भी आती है। अगले संवाद में मैं आपको बहुत सारी पत्रिकाएं भी दिखाऊंगा और बहुत सारी उसके माध्यम से भी जानकारी दूंगा। आज का संवाद यही समाप्त करते हैं और आप लोगों ने बड़ी विनम्रतापूर्वक सुना। आपके प्रश्नों का मैं यथायोग्य उत्तर दे पाया, उसके लिए और पूरे संस्कृतायनम परिवार के लिए और आशुतोष जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, निश्चित रूप से सर, आज का ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, वह हमें बहुत कुछ सिखाकर जा रहा है और निश्चित रूप से हम भी प्रयास करेंगे कि हम अधिक से अधिक संस्कृत पत्रिकाओं को अपने घर में मंगाना शुरू करें और उनसे अधिक जुड़ाव उत्पन्न करने की कोशिश करें। और यदि कहीं कुछ कमियां हैं तो कमियां भी हमारे ही प्रयासों से दूर होंगी, तो उन प्रयासों को करने में भी झिझकने की आवश्यकता नहीं है। अपितु संस्कृत पत्रिकाओं को अपने घर तक कैसे हम ला सकते हैं, केवल और केवल इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। हमें संस्कृत पाठक के साथ साथ संस्कृत उपभोक्ता भी बनना है और उपभोक्ता की सबसे पहली शर्त होती है कुछ खर्च करना। तो यहाँ हमें समय को भी खर्च करना है, क्योंकि उसे पढ़ना है, और साथ ही कुछ ना कुछ हमें मूल्य करके भी खर्च करना हो सकता है। और लेकिन ये दोनों ही आवश्यकता है, आज के जमाने के, आज के इस समय की आवश्यकता है। इन दोनों से हमको पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। अतः आपका सर बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। अगले व्याख्यान के लिए हम लालायित रहेंगे, प्रतीक्षा करेंगे कि वह व्याख्यान शीघ्र ही हमें सुनने का अवसर प्राप्त हो। और अभी के लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः। धन्यवादाः।